समीर नाम का एक लड़का एक बहुत बड़े कंपनी में काम किया करता था। उसी ऑफिस में एक मीना नाम की लड़की भी काम करती थी। समीर मीना को पसंद करने लगा और एक दिन उसे अपने दिल की बात बोल दी। मीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? समीर, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। क्या तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपनाएंगे? परिवार? मैं और मेरे माँ के अलावा दूसरे कोई नहीं है। हाँ, हमारे परिवार में एक तोता भी है। वो भी हमारे घर का एक सदस्य है। वो तोता मेरी माँ का है। जब भी माँ अकेली होती है, उस तोते के साथ बात करके अपना वक्त बीत लेती है। पर क्या? पर उस तोते को बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी माँ पूरा दिन उसके साथ ऐसा बात करती है जैसे वे सारी बातें समझता हो। मुझे तुम्हारे साथ शादी करने से कोई ऐतराज नहीं है। फिर भी तुम एक बार अपनी माँ से हमारी शादी के बारे में बात कर लोगे तो अच्छा होगा ना? घर पहुँचते ही समीर अपनी माँ को मीना के बारे में बताता है। हे भगवान, मैं तो सोचकर बैठी थी कि एक अमीर लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी, पर तू तो किसी गरीब लड़की को मेरी बहू बनाने की सोच रहा है। माँ, मैं शादी करूंगा तो उसी से। अगर मेरी शादी उससे नहीं होते तो जिंदगी भर कंवारा ही रहूंगा। बेटे की ये बात सुनकर कलावती परेशान ही हो जाती है और मीना से शादी करने को मान जाती है। समीर मीना से शादी करके उसे घर ले आता है। जैसे ही मीना अपनी सास के पैर छूती है। हाँ, ठीक ठीक। माँ जी, आपका ये तोता तो बहुत ही अच्छा है। समीर ने मुझे बताया था कि आपके पास एक तोता है जिसे आप बहुत प्यार से रखती है। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? नहीं, इससे दूर रहना। इसके नजदीक आने की जरा भी कोशिश मत करना। मीना कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मीना कलावती के लिए नाश्ता लेकर आती है। कलावती अभी भी गुस्से में थी। वो जैसे ही चाय पीती है, तुरंत थूक देती है। तू, ची 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 ची, ना दूध है इसमें ना चीनी। कैसी चाय बनाई है? और ये पराठे, ये ऐसे होते हैं पराठे? सारा जला रखा है इन्हें। माँ जी, मैं अभी दूसरा नाश्ता बना लाती हूँ। मीना के जाते ही कलावती अपने तोते से धीरे से बोलती है। मैंने कैसे उल्लू बनाया उसे। बड़ी आई थी मेरी बहू बनने। देखना मिट्टू, 2-4 दिनों में ही मैं इसे इतना दुखी कर दूंगी कि ये मुझसे परेशान होकर खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। फिर मेरे बेटे को मेरी ही पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? बोल मिट्टू, बोल। अरे तू बोलता क्यों नहीं? मैं तुझे रोज बोलने सिखाती हूँ, पर तू है कि बोलता ही नहीं कुछ भी। समीर के बाहर जाते ही कलावती मीना को बहुत परेशान करती है। एक दिन कलावती दिन के समय गहरी नींद में सो रही थी। तभी मीना तोते के पास जाती है और उसे बड़े ही प्यार से बेर खिलाती है। तोते को बेर बहुत अच्छे लगे तो वो सारे झट से खा गया। मीना रोज तोते को बेर खिलाती। एक दिन कलावती ने उसे तोते के पास देख लेते हैं। बहू, मेरे तोते को छूने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई?
मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोल दिया था, फिर भी तुम मेरे तोते के पास आई। माँ जी, ये तोता शायद भूखा था, इसलिए मैंने इसे थोड़े बेर खिला दिया और कुछ नहीं। मुझसे जवान लड़ाती है? रुको, अभी बताती हूँ तुझे। कलावती रसोई घर से चिमटा गरम करके लाती है और मीना के दोनों हाथों में लगा देती है। माँ जी, बहुत जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। मुझसे गलती हो गई, अब नहीं आऊंगी मैं आपके तोते के पास। मीना को जलाने के बाद कलावती अपने कमरे में चली जाती है। मीना दर्द के मारे बहुत रोती है। रात को समीर जब ऑफिस से घर लौटता है और मीना के हाथ जले देखता है तो चौंक जाता है। मीना, ये कैसे हुआ? कैसे जले तुम्हारे हाथ? कुछ नहीं, रसोई घर में खाना बनाते समय थोड़ा ध्यान दूसरी तरफ चला गया और मेरा हाथ जल गया। कलावती चुपकर सब देख रही थी। शुक्र है इसने मेरे नाम नहीं लिया। तभी पीछे से तोता जोर जोर से बोलने लगता है। माँ जी, बहुत जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। तोता बार बार यही बात दोहराए जा रहा था। तोते की बात सुनकर समीर सब समझ गया। माँ, ये सब आपने किया है? आप मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फिर भी मीना आपको बचा रही है। आखिर आपके तोते ने ही आपकी सच्चाई बता दी। मीना, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कलावती बेटे को बहुत रोकते हैं, पर वो नहीं रुकता। गुस्से में आकर वो तोते को मारने लगती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब मैं तुझे बोलना सिखाती थी, तब तू तो बोला नहीं। अब तेरा इतना मुंह जल रहा है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तोता टुर टुर करता हुआ आकाश में उड़ जाता है और कलावती पछताती रह जाती है। वर्तमानपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है। वो पेड़ हर मौसम में हमेशा एक ही जैसा रहता है, हरा भरा और घना। उस पेड़ के सबसे ऊपर एक छोटी सी घोंसले में एक सुनहरी रंग की चिड़िया रहती है और उसी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बने एक छोटी सी घर में रूही नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी माँ बिंदु के साथ रहती है। रूही बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम भी जल्दी से खाना खाकर स्कूल जाओ। आज स्कूल दोपहर तक ही है माँ, मैं घर जल्दी लौट कर आऊंगी। हो सके तो आप भी जल्दी आना। बिंदु ठीक है कहकर चली जाती है। बिंदु एक पशु चिकित्सक है। वो गांव के हर जानवर का इलाज बहुत अच्छे से करती है और अपने काम में बहुत ही माहिर है। आज जब रूही स्कूल से जल्दी घर लौटकर आती है, तब उसके घर के आंगन में एक सुनहरी चिड़िया दाना खाती हुई नजर आती है। उसे देखकर रूही बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए एक छोटी सी कप में पानी डालकर रखकर उसके पास बैठ जाती है। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर चिड़िया हो। मैं तो तुमसे ऐसे बैठकर शाम तक देख सकती हूँ। तभी वो सुनहरी चिड़िया बोल पड़ती है। तुम पहली इंसान हो जो मुझे पकड़ना या पकाकर खाना नहीं चाहती हो। तुम्हारा दिल भी मेरे रंग जैसे सुनहरा है। तुम बोलती भी हो, जादुई हो शायद। कोई कैसे इतनी सुंदर चिड़िया को परेशान कर सकता है भला?
ऐसे दोनों काफी देर तक बात करते हैं। रूही को विश्वास ही नहीं होता और वो चिड़िया कहती है कि वो हमेशा से उसी बरगद के पेड़ पर रहती है। ऐसे शाम होती है और चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। उसके बाद से रूही और वो चिड़िया हर रोज साथ में बैठकर बातें करने लगती है। एक दिन ऐसे ही रूही से मिलने के लिए आई हुई चिड़िया को एक लालची इंसान देखकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। इसी कोशिश में वो चिड़िया को घायल कर देता है। तभी वहाँ पर रूही आ जाती है। चुपचाप मेरी चिड़िया को छोड़कर चले जाओ, वरना माँ से कहकर खूब पिटाई करवाऊंगी। रूही ऐसे उस व्यक्ति को डांटकर वहाँ से भगा देती है और उस चिड़िया को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटा? मैं घर आने ही वाली थी। तब रूही अपनी माँ को सारी बात बताती है। रूही की बात सुनने के बाद बिंदु उस चिड़िया का इलाज करती है। चिड़िया होश में आते ही वहाँ से उड़ जाती है और काफी दिनों तक ना तो उस पेड़ पर रहने के लिए आती है और ना ही रूही से मिलने के लिए आती है। चिड़िया पेड़ पर ना होने की वजह से उस पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है। उसके सारे पत्ते टूटकर बिखर जाते हैं। बिखरे हुए पत्तों को साफ कर करके बिंदु की तबीयत खराब हो जाती है। रूही उस गांव के हर वैद्य को अपने घर बुलाकर बिंदु का इलाज करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी वैद्य बिंदु को ठीक नहीं कर पाता है। उदास होकर नदी के पास बैठी हुई रूही के पास वो चिड़िया आकर, क्या बात है रूही, बहुत परेशान लग रही हो, जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं हो। तुमने कहा था जब तक तुम उस पेड़ पर रहोगी वो कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही उसके पत्ते टूटेंगे। उस पेड़ के टूटे हुए पत्ते साफ कर करके माँ की तबीयत खराब हो गई है। कोई वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा है। सुनहरी चिड़िया कहती है कि वो काफी डर गई थी, इसलिए वहाँ से दूर चली गई थी। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि वो बुरा लड़का था, ना कि रूही या उसकी माँ, तब वो लौट कर आ गई। रूही और चिड़िया वापस घर आते ही पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और बिंदु भी ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप हर जानवर का इलाज करके उन्हें जीवन देती है और मैंने आपको ही तकलीफ दे दी। आज से मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल आऊंगी। मेरी मौजूदगी से ही हॉस्पिटल के जानवर अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे वो सुनहरी चिड़िया ऊपर पेड़ पर रहने की बजाय उसी पेड़ के नीचे बिंदु और रूही के साथ मिलकर रहने लगती है।